गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। आज हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर देखना चाहेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से जीवधारी करते हैं, किन जीवधारियों में अलैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एकल जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीवधारी जिनका शरीर मात्र एक कोशिकीय है, वो वास्तव में केवल अलैंगिक जनन को ही फॉलो करते हैं। उसमें अलैंगिक जनन ही होता है एकल जीवों में, एक कोशिकीय जीवधारी, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि। प्लांट्स में भी अलैंगिक जनन होता है। लोअर प्लांट्स जैसे आप देख सकते हैं, एल्गी यानी शैवाल है, उसमें भी अलैंगिक जनन होता है। हायर प्लांट्स में भी अलैंगिक जनन होता है। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनता अथवा ऐसे बीज बनते हैं जिनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करते हैं। एनिमल्स, यहां पर भी बताया गया कि अपेक्षाकृत साधारण जंतु, ऐसे जंतु यानी ऐसे एनिमल जिनका शारीरिक संगठन काफी सरल हो, छोटा हो, ऐसे एनिमल्स भी, ऐसे प्राणी भी अलैंगिक जनन करते हैं। जैसा कि देखा जाए आपका फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले स्पंजेज, जो स्पंज हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। उसके बाद सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया के अंतर्गत आने वाला हाइड्रा, ये भी अलैंगिक जनन को महत्व देता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार की जीवधारियों में कौन कौन से प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो है बात करते हैं फिजन की, विखंडन की। यह अलैंगिक जनन की एक बहुत ही साधारण और महत्वपूर्ण विधि है, जो प्रायः किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के के जीवधारियों में पाया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब विखंडन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, नए जीवधारियों को जन्म देते हैं। विखंडन देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन, यानी बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजन। फिजन का तात्पर्य होता है बच्चों विखंडित हो जाना, कई टुकड़ों में बढ़ जाना, यानी बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवधारी अपने आप को टुकड़ों में बांट करके प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। जिसमें सबसे पहले यदि हम देखें द्विखंडन, द्विखंडन में देखा जाए तो द्विखंडन को, बाइनरी फिजन को, जैसा बाई का मतलब होता है दो, बाइनरी फिजन यानी इसमें शरीर दो खंडों में बट जाएगा और दोनों खंड नए जीवधारियों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन करते हैं। कब? अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि अपने शरीर को दो भागों में बांट देते हैं। अब वो तरीका क्या है? तो हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सब सिंगल सेल्ड है, एक कोशिकीय जीवधारी है। तो हम लोगों ने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है कि सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका है और वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या है? एक कोशिका है, वह चार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो हम यहां पर समसूत्री विभाजन की बात करेंगे कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो यहां पर भी तो वही है कि जो अमीबा है उसकी एक सेल दो सेल में बढ़ जाती है, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि ये चित्र है, देखिए ये बाइनरी फ्यूजन को दिखाया गया है, द्विखंडन को दिखाया गया है। ये अमीबा की सेल है, ये देखिए इसका लाल रंग का केंद्रक है और ये केंद्रक धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है और अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लिया। केंद्रक का डिवाइड हो गया, देखिए दो प्रकार के केंद्र बन गए। लेकिन अभी तक इसका पूरी तरह, इसका जो साइटोप्लाज्म है,
यानी इसका जो कोशिका द्रव्य है अभी पूरी तरह दो भागों में नहीं बटा हुआ, लेकिन अंत में आप देखेंगे कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बट जाता है और केंद्रक भी दो भागों में बट करके दो नए संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल को जन्म देते हैं। तो क्या यह समसूत्री विभाजन की विधि है? क्या यह माइटोसिस है? आंसर है यस, यह समसूत्री विभाजन है। यानी बहुत से ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यानी माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, एक विधि है। तो ये रहा द्विखंडन, यानी किसी भी जीवधारी का समसूत्री विभाजन प्रक्रिया के द्वारा दो भागों में बट करके दो नए संतति को जन्म देना। बहुखंडन, बहुखंडन प्रायः अमीबा में भी पाया जाता है, लेकिन कब? अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो होता है वो अपने शरीर को यानी अपने जीव द्रव्य को सिकोड़ लेता है, अपने जीव द्रव्य को एक जगह एकत्र कर लेता है और चारों तरफ तीन लेयर की एक कवरिंग बना लेता है, एक कोट बना लेता है जिसे हम लोग सिस्ट के नाम से जानते हैं। और अंदर ही अंदर जो अमीबा का एक केंद्रक है वह कई केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के बाहर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर उसका साइटोप्लाज्म निर्मित हो जाता है। और ये जो संरचना है ये अंत में फट करके छोटे छोटे स्पोर्स को जन्म देती है, छोटे छोटे बीजाणु के तरह संरचनाएं बन जाती हैं जिसे स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। ऐसा प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है। तो बच्चों ये बहुखंडन हुआ, मल्टीपल फिजन। तो पहले में आप लोगों ने क्या देखा बाइनरी फिजन में कि एक सेल, एक अमीबी सेल दो अमीबी सेल में डिवाइड हो जाएगी, अथवा एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाएगी, अथवा एक पैरामीशियम का सेल दो पैरामीशियम सेल में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बहुखंडन यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब अमीबा के लिए परिस्थितियां अनुकूल न हो, ऐसी स्थिति में वह अपने आप को बचाने के लिए जीव द्रव्य को सिकोड़ लेता है, जीव द्रव्य को एकत्र कर लेता है और अपने चारों तरफ तीन लेयर की एक कवरिंग बना लेता है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। और इसका केंद्रक कई भागों में कई केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ उसका कोशिका द्रव्य और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे अमीबी जिसे हम स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं, बहुत छोटे छोटे अमीबी बाहर निकल जाते हैं और सभी अमीबी एक नए अमीबा बनाते हैं। आइए अब अलैंगिक जनन की एक अन्य विधि देखते हैं, मुकुलन, बडिंग। बडिंग में क्या होगा कि बडिंग की जो विधि है वह प्रायः स्काइफा, हाइड्रा और ईस्ट में देखेंगे। स्काइफा जो है वह फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है और हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया का एनिमल है। और जो ईस्ट है यह एनिमल नहीं है बल्कि ईस्ट जो है वह एक फंजाई है। हाइड्रा में बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइड्रा होता है उसके चारों तरफ इस तरह से स्पर्शक होते हैं और इसमें से एक छोटी सी बड निकलती है, एक छोटी सी कलिका निकलती है। जैसे आप पेड़ पौधों में छोटी छोटी कलिकाओं को निकलते देखे होंगे, एक छोटी सी बड निकलती है और धीरे धीरे अपना डेवलप करती है, अपना विकास करती है। और अंत में क्या होता है कि यही छोटी कलिका अपने पेरेंटल बॉडी यानी अपने जनक जीव से अलग होकर के एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है। ईस्ट भी जो है वह एक कोशिकी फंगस है। ईस्ट भी क्या होता है, जैसे ईस्ट क्या है, एक कोशिकी है। ईस्ट में एक केंद्रक है। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें एक छोटी सी बड निकलेगी, इसमें भी न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाएगा, केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। और अंत में क्या होगा कि ये जो छोटी बड है वो अपने पेरेंटल बॉडी से, अपने जनक शरीर से अलग होकर के नए जीवधारी का निर्माण करती है। तो ये रहा मुकुलन, जो स्काइफा में भी देखने को मिलता है। यह स्पंज है, इसमें भी बर्ड्स निकलती है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जैम्यूल्स, एनसीईआरटी बुक में कुछ लोग जैम्यूल्स कहते हैं, कुछ लोग गैम्यूल्स कहते हैं, जैसे आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये क्या थी, आप लोग देखिए कि ये बर्ड्स बाहर से दिखाई दे रही थी, ये बर्ड्स बाहर से दिखाई दे रही कलिकाएं। लेकिन क्या होता है बच्चों कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है, एक स्वच्छ जलीय स्पंज है जिसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं, आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, स्पॉन्जिला में आपको दिखा रहे हैं।
स्पॉन्जिला बहुत अच्छी प्रजनन की अलैंगिक जनन की विधि है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पोर्स हैं, देखिए बहुत सारे स्पोर्स हैं, आप ये जो दिखाई दे रहे हैं ये स्पोर्स ही हैं, ये बहुत सारे स्पोर्स बने हुए हैं और प्रत्येक स्पोर्स, माफ करें स्पोर नहीं बल्कि बर्ड, ये छोटे छोटे ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी बर्ड्स हैं? क्या आपको बाहर दिखाई दे रही है? नहीं, इनके ऊपर कवरिंग है, ये इंटरनल बर्ड्स हैं। यानी इसका मतलब इसमें देखें, यदि आप हाइड्रा में देखें तो हाइड्रा में जो है ये एक्सटर्नल बर्ड है, लेकिन यहां पर देखें स्पॉन्जिला में ये क्या है? इंटरनल बर्ड है। तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये इंटरनल हैं, ये भी नए जीवधारी को जन्म देती हैं और इस संरचना को हम लोग गैम्यूल कहते हैं। इस संरचना को गैम्यूल कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो बडिंग होता है उसमें दो प्रकार के बर्ड्स बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कहां बनेगा? स्पॉन्जिला में बनेगा। किस रूप में बनेगा? गैम्यूल्स के रूप में बनेगा। और ये एक्सटर्नल है। तो इस प्रकार से मुकुलन के द्वारा भी, बडिंग के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रायः स्पॉन्जेज में होता है, हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। अब देखेंगे अलैंगिक जनन की एक और अच्छी विधि हमको देखने को मिलती है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर प्रोपेगेशन, यानी बीजाणु का निर्माण। यानी कुछ ऐसे जीवधारी है जो बीजाणुओं का निर्माण भी करते हैं, स्पोर्स का भी निर्माण करते हैं। उसमें कौन है प्रमुख? तो उसमें प्रमुख है आपका फंजाई और दूसरा कौन है? एल्गी, यानी कवक और शैवाल। ये दोनों बीजाणु का निर्माण करते हैं। और भी लोअर प्लांट्स बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फंजाई और एल्गी, इन दोनों में स्पोर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बीजाणु देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे दिखाया गया, देखेंगे इसमें एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे ये देखिए, ये है पेनिसिलिनियम, ये है पेनिसिलिनियम, आपका ये एक फंजाई है। इसमें आप देख रहे हैं कि कोनिडिया ये दिया गया। ये जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये कोनिडिया है। ये क्या है? स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में कहीं किसी सरफेस पे पड़े रहेंगे, जो ही फेवरेबल कंडीशन आएगी अंकुरित होकर के, जर्मिनेट होकर के नए प्लांट स्ट्रक्चर को, नए जीवधारी को जन्म दे सकते हैं। ये कोनिडिया के द्वारा, यानी कोनिडिया भी एक प्रकार का स्पोर है। यहां पर देखिए इसमें ये जो दिखाया गया है, ये जो है यह क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल होता है। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल होता है। और इसमें देखिए जो ये स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स, एक पहले से ही ये एक सेल थी, पहले से ही ये कोशिकी शैवाल है और इसमें देखिए छोटी छोटी स्पोर्स बने हुई हैं। और ये स्पोर्स, ये जो है शैवाल की बॉडी फट जाएगी, ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि स्पोर के ऊपर ये दो छोटे छोटे जो है कि ये फ्लैजेला निकले हुए हैं, छोटे छोटे ये फ्लैजेला निकले हुए हैं। तो ये फ्लैजेला क्या करते हैं? तो फ्लैजेला की सहायता से ये पानी में चलते हैं। क्लेमाइडोमोनास का ये जो स्पोर्स हैं ये पानी में चलते हैं, ये मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए इन स्पोर्स को हम लोग जू स्पोर कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो जू स्पोर का जिक्र किया गया है। जू स्पोर चल बीजाणु जू स्पोर्स हैं। जू का मतलब जैसे एनिमल्स, जू भाई, जू जो जीवधारी है, मतलब जो एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, वो तो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, लेकिन प्लांट थोड़ी जाते हैं। तो इसीलिए इस स्पोर को मोटाइल होने की वजह से, चलनशील होने की वजह से इनको जू स्पोर कहा गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये कोनिडियो स्पोर है और ये क्या है? जू स्पोर है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि यहां पर कोनिडिया क्या है? ये बाहर है, आउटर है, यानी वाह खुले हुए हैं, मैंने बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पे जो जू स्पोर्स हैं ये क्या है? इनके ऊपर कवरिंग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, स्पोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पोरेंजियो स्पोर, यानी ऐसे स्पोर जो चारों तरफ से कवरिंग से ढके हुए हों, उन्हें कहते हैं स्पोरेंजियो। यानी जो इंटरनल स्पोर होते हैं, जो कवरिंग से ढके होते हैं, उन्हें हम लोग स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। और जो स्पोर इस कोनिडिया की तरफ बाहर दिखाई देते रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्पोर। यानी स्पोर अपनी कवरिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर और एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर बाहर दिखाई देते हैं, बाहर स्थित होते हैं, लेकिन जो स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं वह किसी कवरिंग से ढके होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, जैसे देखिए स्पोर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोनिडियो स्पोर है, एस्को स्पोर है, जू स्पोर है। तो इस प्रकार से स्पोर कई तरह के होते हैं। स्पोर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसमें केंद्रक होता है। अब ये प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी सरफेस पे पड़े रहते हैं, लेकिन जो ही
ये देखिए जूस्पोर्स को माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है, यानी इसे इतना सूक्ष्म है कि इसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मोटाइल है क्योंकि इसमें इन स्पोर्स में जूस्पोर्स में क्या बने हुए हैं, तो इसमें बने हुए हैं फ्लैजेला, इसकी सहायता से ये चलता है। और मोस्टली 2 टाइप ऑफ स्पोर, आपको बताया कि 2 प्रकार के स्पोर होते हैं। एक होता है एक्सोस्पोर जो बाहर से दिखाई देते हैं, और दूसरे होते हैं स्पोरेंजियो स्पोर जो किसी कवर से ढके होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है अलैंगिक जनन की। इसमें देखते हैं कि हाइड्रा, स्पंजेज और प्लेनेरिया। आप प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया एनिमल को देखा होगा। प्लेनेरिया बहुत छोटा जीवधारी है। ये प्लेनेरिया कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, ये प्लेनेरिया। तो ये क्या करता है कि इसके शरीर का कोई भी हिस्सा कहीं से काट दीजिए, कोई भी हिस्सा इसे 4 टुकड़े 10 टुकड़े किसी भी टुकड़े से काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए, ये जो है अपने शरीर से प्रत्येक टुकड़ा, इसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया को, इसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया को जन्म देने में सक्षम है। तो इस प्रकार से रीजनरेशन में क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है कि जीवधारी के शरीर के किसी भी हिस्से को, कटा हुआ कोई भी हिस्सा अपने आप में पूरे जीवधारी को बनाने की क्षमता रखता है। हाइड्रा में वही है कि हाइड्रा के शरीर को 10 टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीवधारी को जन्म दे देगा। स्पंजेज को भी 100 टुकड़ों में काट दिया जाए, कई टुकड़ों में काट दिया जाए, प्रत्येक टुकड़ा नए जीवधारी को। वही प्लेनेरिया तो आपको मैंने दिखाया है। तो इसमें देखेंगे कि स्टार फिश का भी नाम आता है। स्टार फिश है, स्टार फिश यहाँ पे ये स्टार फिश है। स्टार फिश के किसी भी हिस्से को काट दीजिए, स्टार फिश के किसी भी हिस्से को काट दीजिए, प्रत्येक हिस्सा एक नया स्टार फिश बनाने की क्षमता रखता है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को मार्फोलैक्सिस कहते हैं। पुनरुद्भवन रीजनरेशन की प्रक्रिया में कि जिसमें जीवधारी के शरीर का कटा हुआ कोई भी हिस्सा नया जीवधारी बनाने की क्षमता रखता है, इसे कहते हैं मार्फोलैक्सिस। लेकिन एक और वर्ड आता है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, जैसे छिपकली की पूंछ का आना। जैसे छिपकली हम देखते हैं कभी कभार, छिपकली को मारने के लिए हम जब डंडा उठाते हैं तो छिपकली अपनी पूंछ को अलग कर देती है, उसकी सुरक्षा प्रणाली है, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती है। तो छिपकली जब अपने पूंछ को अलग कर देती है तो ऐसा मत समझिए कि पूंछ ही नई छिपकली बना देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अलग हुई पूंछ जो फिर से उगाएगी। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, एपीमॉर्फोसिस। लेकिन मार्फोलैक्सिस क्या है, अगर छिपकली की पूंछ नई छिपकली बनाने की क्षमता रखती है तो इसे क्या कहते हैं, मार्फोलैक्सिस। जबकि ऐसा नहीं है, एपीमॉर्फोसिस होता है छिपकली की पूंछ में, तो इसे कहते हैं रीजनरेशन, यानी छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन होता है। अब ये मत समझिएगा कि छिपकली की पूंछ नई छिपकली बना देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो पूंछ छिपकली अलग कर देती है वह धीरे धीरे, आप देखते होंगे कि वह धीरे धीरे फिर से विकसित हो जाती है। तो ये रहा रीजनरेशन, जो हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, स्पॉन्जेज में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। तो रीजनरेशन क्या है कि इसमें जो जीवधारी है उसके शरीर का कटा हुआ कोई भी हिस्सा पूरा शरीर बनाने की क्षमता रखता है। अब बच्चों एक और है आपका खंडन, यानी खंडन। वहां क्या था, विखंडन। याद रखिए, खंडन और विखंडन में अंतर है हिंदी वर्ड्स में। फ्रेगमेंटेशन तो यह प्रायः कवकों और शैवालों यानी फंजाई और एल्गीज में पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन की विधि कवकों और शैवालों में पाई जाती है। प्रायः क्या होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा एक हरी शैवाल है, एक हरे रंग की शैवाल है, हरे पीले रंग की। तो क्या होता है कि स्पाइरोगाइरा की जो प्लांट बॉडी है वह अगर कई टुकड़ों में बट जाए, कई टुकड़ों में, चाहे दुर्घटनावश चाहे किसी कारणवश या स्वयं वह कई टुकड़ों में बट जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए शैवाल का रूप धारण कर लेता है। तो यह फ्रेगमेंटेशन, यानी जो जैसे कवक का माइसिलियम है यानी कवक जाल है, चाहे शैवाल का प्लांट बॉडी हो, शैवाल का शरीर हो, तो अगर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है तो वह नए प्लांट बॉडी को बनाने में सक्षम है। इसे कहते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन। प्रायः फंजाई और एल्गीज में पाया जाता है। और अब लास्ट है बच्चों कायिक प्रवर्धन। जैसा कि मैंने कहा कि हायर प्लांट भी, उच्च श्रेणी के पौधे भी, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने कहा हायर प्लांट्स भी, ऐसे प्लांट्स जिसमें बीज निर्माण की क्षमता नहीं होती, सीड फॉर्मेशन की क्षमता नहीं होती है, वो कायिक प्रवर्धन करते हैं।
जैसे आप लोगों ने पोटैटो, आलू की आंख देखा होगा, आईज ऑफ पोटैटो। आलू में छोटी छोटी, जब आलू स्टोर करके घर में रखते हैं तो देखते हैं कि जब आलू का सीजन ऑफ होने लगता है, आलू की बुआई का टाइम आता है, तो हम देखते हैं कि आलू में छोटी छोटी आंखें आ जाती हैं। तो वो आंखें क्या हैं? वो आंखें नए प्लांट को निर्मित करने की क्षमता रखती हैं। राइजोम ऑफ जिंजर, आप लोग जो है कि प्रकंद देखे होंगे अदरक का प्रकंद देखे होंगे, उसमें से भी कुछ अपस्थानिक जड़ें जैसी निकलती हैं। ये इनको भी अगर जमीन में बो दिया जाए, जमीन में डाल दिया जाए, आलू को भी जमीन में डाल दिया जाए, तो नया आलू, नया जिंजर, नया अदरक तैयार हो जाएगा। बुलबिल ऑफ एगेव, अगेव का जो बल्बिल है, सॉरी बुलबिल है बल्बिल, अगेव का जो बल्बिल है वह भी एक नए अगेव को जन्म दे सकता है। लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की पत्तियों पर छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, उससे भी नए पौधे का जन्म हो सकता है। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो वाटर हाइसिंथ होता है इसमें भी भूस्तरिका होती है, ये भी पानी की सतह पर बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो प्लांट्स हैं ये अलैंगिक जन्म। आप लोगों ने गुलाब को देखा होगा कि आप उसको काट करके, उसके टहनी को, उसके तने को काट करके जमीन में लगा दीजिए। और भी बहुत सारे पौधे हैं। आपने सहजन को देखा होगा कि उसकी टहनी को काट करके हम जमीन में लगा देते हैं। चमेली को देखा होगा। तो ऐसे पौधे जो सीड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बीज का निर्माण नहीं करते हैं, वो अपने पत्ती से, शीशम को आप लोग देखिए, शीशम में जड़ों से पौधे निकलते हैं। शीशम के पेड़ के आसपास जो शीशम का बड़ा पेड़ है आप देखेंगे तो छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं। वो बीजों की उत्पत्ति नहीं, वो जड़ों से भी पौधे निकलते हैं। तो आलू से, अदरक से, एगेव के बल्बिल से और ब्रायोफिलम की पत्तियों से पत्तियां निकलती हैं छोटी छोटी, उसमें जड़ें भी होती हैं, वो नए पौधे होते हैं अपने आप में। और जो ऑफसेट है, वाटर हाइसिंथ का जो ऑफसेट है, जो भूस तरीका है, ये सभी नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट्स क्या हो सकती हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक होता है रनर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्थारी, यानी जमीन के ऊपर जैसे कुछ घास ऐसी होती है कि जमीन के ऊपर धीरे धीरे अपना विकास करती है, तो चारों तरफ घास बहुत दूरी तय कर लेती है। राइजोम, प्रकंद, आपको अभी मैंने अदरक का उदाहरण दिया हुआ कि प्रकंद, राइजोम भी ये जो है नए पौधे को जन्म दे सकता है। फिर उसके बाद शकरकंद का जो है, ये शकर है, शकरकंद भी नए पौधे को जन्म देता है जमीन में उसे दबा देने पर। कंद ट्यूबर है, आलू का ट्यूबर जो कंद है, इसे भी जमीन में डाल देने पर जिसमें आंखें निकलती हैं। हाँ, भूस्तरी, ऑफसेट आपको बताई वाटर हाइसिंथ के बारे में। और बल्ब, जैसे प्याज के बारे में बता के, प्याज के छोटे छोटे हम लोग प्लांट जो है जमीन में उखाड़ते हैं। सबसे पहले तो उसका बीज लाते हैं, उससे फिर बोते हैं, बोने के बाद फिर उसके बाद छोटे जो प्लांट निकलते हैं उसको उखाड़ करके फिर अलग दूसरी जगह उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यानी ऐसी संरचनाएं, यानी रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये जो संरचनाएं हैं, जिसे देखिए हिंदी में भी बगल में लिखा गया है। एनसीईआरटी हिंदी बुक में तो बड़ा कठिन जटिल है इसको समझना, लेकिन ये देखेंगे जैसे कुछ गलत भी लिखा हुआ है। जैसे ऊपर भूस्थारी, रनर के लिए सर लिख दिया है एनसीईआरटी बुक में। देखिए एनसीईआरटी बुक में यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ऊपरी भूस्थारी, तो इसके लिख दिया सर, जबकि वास्तव में ये रनर है, बहुत गलत लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रकंद, तो इसके बगल में सरजोम लिख दिया है, ये गलत लिखा हुआ है। राइजोम को सरजोम लिख दिया है और रनर को सर लिख दिया है, तो बहुत